हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स सेमेस्टर 6 के कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसको हम हिंदी में तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली कहते हैं। इसमें 5 यूनिट है, उन पांचों यूनिट को हम डिटेल्ड समझेंगे वन शॉट, और उसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे। और जो सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के। तो सालों से आ रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में क्वेश्चन, वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, तुलनात्मक अध्ययन की रूपरेखा, जिसे हम फ्रेमवर्क ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस कहते हैं। तुलनात्मक का मतलब होता है कंपैरेटिव, पॉलिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है अध्ययन करना, और फ्रेमवर्क रूपरेखा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो समझना है हमें। पहले यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझेंगे और उसके साथ साथ हम परिभाषा भी समझेंगे। फिर तुलनात्मक पद्धति के बारे में समझेंगे, जो कंपैरेटिव मेथड होते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर तुलनात्मक अध्ययन का महत्व भी समझेंगे। फिर तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टिकोण को भी समझेंगे, जिसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल सिस्टम थ्योरी ईटीसी इंग्लिश में कहा जाता है। और तुलनात्मक अध्ययन की सीमाएं को भी समझेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमें उसे समझना है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा क्या होती है। जो तुलनात्मक राजनीति है, वह एक विधा है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियां, संस्थाएं और प्रक्रिया और नीति का अध्ययन किया जाता है। किसके दृष्टिकोण के से? तुलनात्मक के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो क्या कहना चाह रहा है, जो तुलनात्मक राजनीति है, ये एक विधा होती है। ये एक विधा होती है जिसके अंतर्गत, मतलब जिसके अंडर अंडर जो है, बहुत सारे देश आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं। जिसमें क्या किया जाता है, राजनीतिक प्रणाली और संस्थाओं और प्रक्रियाओं और नीति का अध्ययन किया जाता है। किसके दृष्टिकोण में? तुलनात्मक के दृष्टिकोण में किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन, मतलब पढ़ा जाता है। इसका उद्देश्य बता रखा है हमारा। जो इसका उद्देश्य होता है, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की समानताओं और विभिन्नताओं को समझाना समझाना होता है। समानताओं को और विभिन्नताओं को समझाना होता है। किसके? विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को। तो इसका उद्देश्य ये है। उदाहरण क्या दे रखा है? भारत और अमेरिका की शासन व्यवस्था की तुलना की गई है। इन दोनों के बीच में भारत और अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, उसके अंदर कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है। और लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद को भी कंपेयर किया गया है। तो यही उदाहरण है हमारा तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा का। तो हमने तुलनात्मक राजनीतिक की परिभाषा समझ लिया, वो भी डिटेल समझा है। फिर उसके बाद जो हमें समझना है, तुलनात्मक अध्ययन का महत्व क्या है। तुलनात्मक अध्ययन का महत्व क्या है? जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उनके क्या क्या महत्व बनते हैं, वो चीज बता रखी है हमें इन सब पॉइंट में। इन सब पॉइंट में सब कुछ महत्व बता रखे तुलनात्मक अध्ययन के। जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की गहन समझ विकसित करता है। जब हम तुलनात्मक अध्ययन का महत्व क्या होता है ये बता रखा है। तो तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं, तो हमारे जो विभिन्न देशों होते हैं ना, मतलब अलग अलग जो देश होते हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की ना हमें गहन समझ हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे से समझ हो जाती है। वो समझ जो है ना, विकसित होने लग जाती है। तो हम जब भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो उससे क्या क्या चीज हो सकती है, हमारी विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी गहन समझ विकसित कर लेते हैं हम सब अपने अंदर। तो आप जो है ना, आप समझिए तुलनात्मक अध्ययन आप खुद कर रहे हैं, तो आप अपने तरीके से समझिए। आपने करा तुलनात्मक अध्ययन, तो आपको क्या हो गया, विभिन्न देशों, मतलब समझ लो इंडिया, ब्रिटिश, अमेरिका, इन सबको बहुत अच्छे से जो उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं है ना, उनकी गहन समझ हो गई है, और उस चीज को ही विकसित हो गई है, तो उस चीज को ही महत्व कह दिया गया है। इसका मतलब ही समझ, तुलनात्मक अध्ययन का महत्व यही है। पहला पॉइंट, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की गहन समझ विकसित करता है। फिर दूसरा क्या कह रखा है, इससे ये जाना जा सकता है कि कौन सी प्रणाली कहाँ और कैसे बेहतर कार्य कर रही है। तो देखो, इससे क्या है, आपने क्या तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, तो उसमें पहले आपने राजनीतिक व्यवस्थाओं की गहन समझ कर ली है। फिर उसके क्या क्या जान सकते हो आप जब तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हो। तुलनात्मक अध्ययन जब कर लेते हो, तो आपको क्या ये जान सकते हो कि कौन सी प्रणाली कहाँ है और कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं हम, तो ये कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें हम समझेंगे। इससे ये जान सकते हैं, किससे जान सकते हैं? तुलनात्मक अध्ययन से जान सकते हैं। तो यही बता रखा है। फिर ये
क्या तीसरा पॉइंट बता रखा है, यह नीतिगत सुधार और राजनीतिक नवाचार में मदद करती है। किस चीज में मदद करती है? एक तो नीतिगत सुधार में और राजनीतिक नवाचार में मदद करती है। तो बड़ा बेसिक है, बड़ा सिंपल बता रखा है, एकदम नोट्स भी बेहतर है, तो आप लिख सकते हैं, आपको लिखना और अगर चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। फिर जो चौथा बता रखा है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य और से सोचने की क्षमता का विकास भी कर लेती है। जो वैश्विक की चीजें है ना, उन चीज को वो सोचना जो है ना, उनकी थिंकिंग पावर को, उनकी क्षमताओं को ना विकास कर रही है, डेवलप कर रही है, अच्छे से उनको विकसित कर रही है। तो वही चीज बता रखी है तुलनात्मक अध्ययन का महत्व में। तो हमने तुलनात्मक अध्ययन का महत्व भी समझ लिया, फिर तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को भी समझेंगे, जिसमें तुलनात्मक राजनीति एक व्यवहारवादी, जैसे बिहेवियर कहते हैं, और वैज्ञानिक अध्ययन है। जो क्या है? तुलनात्मक राजनीतिक एक व्यवहारवादी है और वैज्ञानिक अध्ययन है। तो बड़ा सिंपल है, ये भी आपने समझ लिया, व्यवहारवादी है और क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको जरूर लिखने, इसके बिना आप क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में दूंगा, पर भी आपको यहीं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, तो आपको कीवर्ड से ये लिखने जरूर है। फिर दूसरा क्या पॉइंट लिखना है आपको पेपर में, यह अनुभवजन्य तथ्यों, जैसे एम्पायरिकल फैक्ट है, जो तथ्यों को हम क्या कहते हैं? फैक्ट कहते हैं, और अनुभवजन्य को एम्पेरिकल कहते हैं, और साक्ष्यों पर आधारित होता है। क्या होता है ये जो फैक्ट पे आधारित होता है, ये जो हमारा तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति होती है ना, वो फैक्ट पे आधारित होता है, साक्ष्यों पे आधारित होता है। तो यही कह रखा है। फिर कह रखा है तीसरे पॉइंट में हमारा, इसमें केवल संस्थागत डंचे नहीं है, डंचे मतलब कंचे नहीं, डंचे, डंचे नहीं है, संस्थागत ढांचे नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक कारकों का भी विश्लेषण होता है। जो हमारे इसमें सिर्फ संस्थागत मतलब संस्थाएं के ढांचे नहीं होते, बल्कि सामाजिक की जो आर्थिक मतलब इकोनॉमी, जो उसके मनी के होते हैं ना, आर्थिक उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, उनको ही विश्लेषण किया जाता है। तो वो चीज बता रखी है, इसमें सिर्फ संस्थाओं की नहीं ढांचे किए जाते हैं, बल्कि सामाजिक की जो आर्थिक व्यवस्था है ना, उनकी विश्लेषण होता है। तो यही बता रखा है किसमें? तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में बता रखा है, इन्वायरमेंट में बता रखा है। फिर मुख्य दृष्टिकोण भी बता रखे हैं, अप्रोचेज या पद्धति, जिसमें हमारा जो पहला है ए, जो संस्थागत दृष्टिकोण क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसमें हमें क्या होता है, क्या लिखना है आपका आता है ये क्वेश्चन, संस्थागत दृष्टिकोण क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है? इसमें संविधान, सांसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका जैसी संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। किस किस चीजों का पढ़ाया, मतलब अध्ययन का मतलब क्या होता है? पढ़ना, पढ़ते किस किस चीज को हम इसमें संविधान को समझते हैं, संसद को समझते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका जैसी संस्थाओं को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर जो आपको दूसरा पूछा जाएगा, अगर संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण क्या है, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या है, तो आप क्या लिखोगे? राजनीतिक की संरचनाओं, जैसे कि संस्थाओं और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। किस चीजों का अध्ययन किया जाता है? संरचनाओं, संस्थाओं और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जो उनके वर्क है, मतलब काम है, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि क्या बता रखा है? जैसे कि न्यायपालिका का कार्य न्याय देना होता है, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? काम देना। कौन सा काम देना होता है? न्याय देना होता है। तो ये बता रखा है, जैसे उदाहरण में बता रखा है। हमारे जो संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में यही बता रखा है, जो हमारी संरचनाओं होती है, राजनीतिक के और संस्थाओं होते हैं, उनके कार्यों को जब अध्ययन किया जाता है ना, तो उसे ही संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। फिर जो हमारा प्रणाली दृष्टि सिद्धांत है, प्रणाली सिद्धांत है, जिसे हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं, इसमें क्या बताया है? अगर आपका ये आता है क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे? एग्जाम में क्या लिखेंगे? ये दृष्टिकोण राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखता है, जिसमें इनपुट जैसे जन अभिलाषाएं और आउटपुट नीतियों को शामिल किया गया है। तो क्या बताया गया है? जो ये एक प्रणाली है, राजनीतिक के दृष्टिकोण से एक प्रणाली के रूप में देखते हैं इसको, जिसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट में जन अभिलाषाएं होती हैं और आउटपुट में नीतियां शामिल होती हैं।
फिर सिस्टम थ्योरी में आपको बस इतना सा लिखना है, जो डेविड स्टन है वो प्रमुख विद्वान है किस चीज के, सिस्टम थ्योरी के। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगर आप लगता है ये चीज डेविड स्टोन कौन थे, तो ये आपको लिखना भी पड़ेगा इसको। फिर आपको अगर ऐसे पूछे जो डेविड स्टोन ने क्या थ्योरी दी है, तो आपको सिस्टम थ्योरी याद रहनी चाहिए, तो आप ये लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में। जो क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आंसर शीट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जो डी है हमारा, व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण क्या होता है, बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है। ये मतदाता व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, विचारधाराओं आदि का विश्लेषण करता है। किस किस चीजों का विश्लेषण कर रहा है, मतदाता व्यवहार जो होते हैं, जो मतदाता होते हैं उनके व्यवहार को, राजनीतिक संस्कृति को जानता है, फिर विचारधाराओं की विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर क्या बता रखा है, व्यक्तिगत और समूह के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। किस चीज पे, व्यक्तिगत के और समूह के व्यवहार को ध्यान केंद्रित करता है। कौन करता है केंद्रित, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में ये बताया गया है। फिर तुलनात्मक अध्ययन की सीमाएं को पढ़ेंगे। जो तुलनात्मक अध्ययन की सीमाएं होती है, लिमिटेशन, उसे पढ़ेंगे। तो हमें जब भी अगर क्वेश्चन आता है तुलनात्मक अध्ययन की क्या सीमाएं हैं, तो आपको ये लिखना है, विभिन्न देशों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधि तुलनात्मक अध्ययन को कठिन बनाती है। कौन कठिन बनाती है, विभिन्न देशों की राजनीति और सामाजिक और संस्कृति विविध तुलनात्मक अध्ययन को कठिन बनाती है। कौन कौन, तीन चीजें हैं, राजनीतिक, विभिन्न देशों की राजनीतिक, विभिन्न देशों की सामाजिक, विभिन्न देशों की संस्कृति। तो ऐसे आपको लिखना है जो तुलनात्मक अध्ययन को कठिन बनाती है। कभी कभी आंकड़ों की कमी होती है, जो कभी कभी जो है हमारे इसमें तुलनात्मक अध्ययन में आंकड़ों की भी कमी हो जाती है। ये तो लिमिटेशन है, कमी है, ये तुलनात्मक अध्ययन की सीमाएं पे ये कमी होती है। जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तो उसमें हमारी जो कमी हो जाती है वो चीज बता रही है, कभी कभी आंकड़ों की कमी भी हो जाती है। पश्चिमी देशों की पद्धतियों विकासशील देशों पर हमेशा लागू नहीं होता है। ये हमेशा ही लागू नहीं होता। क्या नहीं होता है लागू, पद्धतियां विकासशील देशों पर हमेशा ही लागू नहीं होता, पश्चिम देशों में। फिर क्या बता रखा है, चौथा पॉइंट, मूल्यात्मक पक्षों की अनदेखी में आलोचना का कारण क्या है, कारण है। अनदेखी भी आलोचना का कारण है। किस चीज में, मूल्यात्मक पक्षों में। तो ये लिमिटेशन बताइए, ये कमी बताइए। फिर जो हमारा इस यूनिट का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, तो आपका यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। ये निष्कर्ष पढ़ते ही आपका यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट का कंक्लूजन है, मतलब निष्कर्ष है, पूरे चैप्टर, पूरे यूनिट में हमने क्या समझा, इसमें आपको ये पता करना है। तुलनात्मक राजनीतिक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह न केवल राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करता है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया, संस्कृति और व्यवहार का भी कभी विश्लेषण करता है। इससे एक वैश्विक राजनीतिक समझ विकसित होती है। क्या कह रहा है, जो तुलनात्मक राजनीतिक है वो आधुनिक राजनीतिक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है, जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में है। और ये ना कि केवल राजनीतिक संस्थाओं की तुलना ही करता है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना भी करता है, संस्कृति को भी और व्यवहार को भी विश्लेषण करता रहता है। और इसमें जो वैश्विक राजनीतिक की समझ विकसित होती रहती है। तो हम जब इसे करते हैं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन, तो हमारी वैश्विक जो है, मतलब देशों, अलग देशों की जो है उन राजनीति की भी समझ बढ़ती रहती है। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है इसी के साथ खत्म होता है। जो हमारा यूनिट सेकंड है वो चालू होता है। यूनिट सेकंड का नाम हमारा है अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली, ये है हमारे यूनिट सेकंड का नाम। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वो बता रखा है। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे हम, राष्ट्रपति प्रणाली जिसे प्रेसिडेंटल सिस्टम समझेंगे, शक्तियों का विभाजन जैसे सेपरेशन ऑफ पावर समझेंगे, संघीय व्यवस्थाएं जिसे फेडरलिज्म कहेंगे, कांग्रेस संरचनाएं, शक्तियां समझेंगे, अमेरिका न्यायपालिका, अमेरिका की जो न्यायपालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका समझेंगे, और राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली को भी समझेंगे। तो इतना डिटेल्ड बता रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को प्लीज। फिर जो हमारा यूनिट
यूनिट फर्स्ट तो हमारा खत्म होता है। यूनिट सेकंड का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अमेरिका संविधान की विशेषता, फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये विश्व का, जब अगर आपसे पूछे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछेगा अमेरिका संविधान की विशेषताएं बताइए, तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा वो बता रहा हूं मैं आपको। यह विश्व का पहला लिखित संविधान है। आप देखो, ये जो सबसे विश्व में है ना, जो पहला लिखित संविधान कौन है, ये भी पूछ सकता है आपसे। उस पे फिर आंसर दो, अच्छे से सब कुछ बताओ कौन है। देखो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आते हैं, देखो इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। फिर कोई ऐसे भी पूछ सकता है जो 1787 में जोन सा संविधान बना है, उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दो। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो वही क्वेश्चन रहते हैं, बस घुमा फिरा के। तो आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, इस वजह से मैं यूनिट वाइज आपको समझा रहा हूँ। तो 1787 में बना है कौन, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। और जो ये पहला लिखित संविधान है किसका, विश्व में, ठीक है, ये विश्व का पहला लिखित संविधान है। ठीक है, ये याद रखना आप। फिर दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे विधायिका रखा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका रखा गया है। तीन विभाजन किया गया है, विधायिका में रखा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यह एक संघीय प्रणाली है जिसमें फेडरल सिस्टम को स्थापित किया गया है। फेडरल सिस्टम जो है वो किया गया है किसमें, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसमें बुनियादी अधिकारों को भी रखा है, जैसे बिल्स ऑफ राइट्स की व्यवस्थाएं भी की गई है। और संविधान को संशोधित करने कठिन है, संशोधित करना कठिन है, ये भी बताया गया है किसमें, फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर राष्ट्रपति प्रणाली, जिसे हम प्रेसिडेंटल सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, तो हमें आंसर शीट में क्या लिखना है। अमेरिका में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट होता है। कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट होता है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख कौन कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट का होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट का होता है। फिर राष्ट्रपति प्रत्येक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा होता है, जनता उन्हें वोट देती है, तो उस हिसाब से राष्ट्रपति बनता है, वो बता रखा है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और मंत्रिमंडल का गठन करता है। किसका गठन करता है, मंत्रिमंडल का गठन करता है। और प्रमुख होता है किस चीज का, राष्ट्रपति कार्यपालिका का। और राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है, कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है, ये भी बता रखा है। फिर जो है हमारा जो है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी बता रखा है अमेरिका वाले में। अमेरिका में सरकार 3 अंगों में बटी है। जब भी आपसे पूछे शक्तियों का विभाजन क्या है, तो आपको लिखना है अमेरिका के बारे में अगर पूछे शक्तियों का विभाजन, तो आप क्या लिखेंगे, अमेरिका में सरकार 3 अंगों में बटी है। अब देखो 3 कौन कौन से, विधायिका जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, हमारी वाली इंडिया की कांग्रेस नहीं, विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, जिसमें कानून बनाना होता है। इन्हें क्या बनाना होता है, विधायिका को कानून बनाना होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, हिंदी में विधायिका कहते हैं। दूसरा कार्यपालिका होता है, प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, जो कानून लागू करना होता है। एक कानून पहले बनाता है, फिर कानून लागू करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। फिर न्यायपालिका होती है, जो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जिसे कानून की व्याख्या करनी होती है। कानून जो है हमारा, लॉ जो होता है, उसकी व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं। तो कानून कौन बनाता है, विधायिका जिसे इंग्लिश में कांग्रेस कहते हैं। कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कानून की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत मोंटेस्क्यू द्वारा, ये जो मोंटेस्क्यू है उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा, मोंटेस्क्यू। ठीक है, फिर तीनों अंग स्वतंत्र एवं संतुलित होते हैं, चेक एंड बैलेंस होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो अंग है, तीनों अंग कौन कौन से हैं, आपको कमेंट में भी लिख के जाना है। और जो मैंने ये तीनों ऐसे करके बताए हैं ना, कांग्रेस के आगे जो कानून बनाता है, ऐसे आपको कमेंट में लिखना है, आपको याद हो जाएगा। फिर चौथा हमें समझना है, चौथा हमारा क्या है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या, अगर आपसे पूछे फेडरल सिस्टम क्या होता है, अमेरिका में पूछे, तो आपको लिखना है, अमेरिका में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे कि केंद्र होती है और राज्य होती है। जैसे हमारे इंडिया में भी केंद्र और राज्य होती है।
संविधान में दोनों की शक्तियों का प्रत्येक उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? प्रत्येक उल्लेख किया गया। किसमें? संविधान में दोनों की शक्तियों की। ठीक है, दोनों की जो पावर्स है ना, उसको किया है। जैसे केंद्र की क्या पावर है और राज्य की क्या पावर है, वो को उल्लेख किया गया, मतलब ढंग से लिखा गया। किसमें? संविधान में लिखा गया। किसकी संविधान में? अमेरिका के संविधान में। अमेरिका की संविधान कब बनी है वो आपको कमेंट में लिख के जाना पड़ेगा। कुछ शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास होती है, कुछ शक्तियां जो है राज्यों के पास होती है, और कुछ साझा होती हैं, दोनों के पास होती हैं। तो कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो कुछ ऐसे मतलब पावर्स होती हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार पे ही होती है, और कुछ ऐसी शक्तियां होती है सिर्फ राज्य सरकार पे, और कुछ ऐसी भी शक्ति होती है जो दोनों पे होती है। तो सिंपल नोट से एकदम आपको डिटेल समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बोल सकते हैं, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू करता है होता है। ठीक है, संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है किसमें? फेडरल सिस्टम में, ये कहा गया है। फिर जो है अमेरिका कांग्रेस, मतलब यूएस कांग्रेस, कांग्रेस को हम क्या कहते हैं आपको कमेंट में लिखने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, तो आप लिख देंगे। फिर जो है इसमें यह द्विसदनीय विधायिकी है, जो दो होती हैं, जो सीनेट होती हैं जिसमें प्रत्येक राज्य में 2 सदस्य होते हैं। ये आपको देखो इंपॉर्टेंट है, इसे मैं कर दे रहा हूँ। ये 2 सदस्य आपको लिख के आना, ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, इंपॉर्टेंट से, ये स्टार लगा लो इस पे। क्या होते हैं? प्रत्येक राज्य में 2 सदस्य होते हैं, 100 कुल होते हैं, कुल 100 होते हैं। प्रतिनिधि सभा में क्या होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने होते हैं? जनसंख्या के आधार पर सदस्य कितने होते हैं? 435 कुल होते हैं। कांग्रेस कानून बनाती है, बजट पारित करती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। तो ये सब करती है कौन? अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस। और जो है जुडिशरी का क्या क्या रोल है वो पता करना है। न्यायपालिका का क्या क्या रोल है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालिक निकाय क्या है? इसमें 9 न्यायाधीश होते हैं, 9 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और उसके साथ आपको क्या लिखना है? यह संवैधानिक व्याख्या करता है और किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जुडिशली रिव्यू कर सकता है। ठीक है, ये कह सकता है। न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो ये जुडिशरी बता रहा है, न्यायपालिका बता रही है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, इसमें कितने 9 न्यायाधीश होते हैं और राष्ट्रपति नियुक्त करता है, संवैधानिक व्याख्या कर सकता है, और इसका मन करे तो असंवैधानिक घोषित कर सकता है किसी भी कानून को। तो यही बताया, न्यायपालिका एक पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो ये बताया गया हमारा जुडिशरी में। फिर उसके बाद हमें जो पढ़ना है, राजनीतिक दल प्रणाली, जिसे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या बता रखा है? जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली होती है, 2 पार्टी सिस्टम होती है, जिसमें पहली पार्टी का नाम, दूसरा पार्टी का नाम बता रखा है। डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं एक तो, और एक रिपब्लिकन पार्टी कहा जाता है। दोनों दलों की विचारधाराओं में कुछ अंतर है, पर दोनों लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जो देखो, दोनों जो पार्टी हैं उन दोनों में कुछ कुछ विचारधाराएं तो अलग ही हैं, पर ऐसी भी है जो दोनों जो है पार्टियां लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकता है, मतलब कुछ कोई भी उम्मीदवार लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन कठिन होता है, जीतना कठिन होता है। ये नहीं है जो मतलब वो एनी टाइम जीतेगा ही, जीतना कठिन बहुत ही होता है। तो वो बता रखा है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है पर जीतना कठिन होता है, इसके साथ ये भी बता रखा है। फिर बता रखा है चुनाव प्रणाली, जिसे इलेक्ट्रोनल सिस्टम कहा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक मतों का के माध्यम से अप्रत्येक रूप से, क्या बताना चाह रहा है, और इलेक्ट्रोनिक कॉलेज द्वारा किया जाता है। देखो मैं बताता हूँ, ये बड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, समझ नहीं आया होगा। जो ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्येक मतों के माध्यम से होता है, और अप्रत्येक रूप से भी होता है।
ठीक है, ये बताया। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा भी होता है, किया जाता है। तो ये बताया गया है किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, जब हम मतों करते हैं, मतदान करते हैं, तो वो बताया। फिर कांग्रेस के सदस्य सीधे चुने जाते हैं। कांग्रेस के सदस्य सीधे चुने जाते, चुनाव हर 4 वर्षों में होता है। जो चुनाव है वो हर 4 वर्ष में हुआ। अगर इस साल हो रहा है तो इसके 4 साल बाद चुनाव होगा, इसके 4 साल बाद चुनाव, ऐसे करके 4 साल बाद चुनाव। अब जो है हमारा ये जो यूनिट सेकंड है वो भी खत्म होता है, उसका निष्कर्ष समझना है हमें। यूनिट सेकंड का निष्कर्ष जो निकलता है, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली राष्ट्रपतिक, संघीय और लोकतांत्रिक है। क्या है? राष्ट्रपति है, संघीय और लोकतांत्रिक होती है अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, पावर का अलग अलग विभाजन किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी बनाई है, द्विदलीय विधायिकी और 2 दलीय प्रणाली प्रमुख विशेषताएं। और ये व्यवस्था स्थानीय उत्तरदायित्व और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहता है। तो यही निष्कर्ष निकलता है यूनिट सेकंड का। इसी के साथ जो है यूनिट सेकंड खत्म होता है, यूनिट थर्ड चालू होता है। यूनिट थर्ड का नाम है ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। उसकी, ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली को समझेंगे यूनिट थर्ड में हम। तो इसके जो हमारे टॉपिक्स हैं हमें समझना है, क्या क्या हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में। संवैधानिक राजतंत्र, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहा जाता है। ब्रिटिश संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक दल प्रणाली के बारे में, यूनिटरी शासन व्यवस्था और न्यायपालिका की स्थिति। तो देखो बेस्ट मैंने नोट्स दिए आपको, बेस्ट मैं समझा रहा हूँ। और सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताते, पर उन्हें ये नहीं पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कभी कभी ऐसा भी होता है कभी ना आए बाई चांस। तो आपको यूनिट समझा रहना होता है, क्योंकि अगर यूनिट समझा है तो फिर आपको कुछ भी, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है क्या है नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, थ्योरी आपकी सब पढ़ लिया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करके चले गए और अगर कोई नहीं आया तो फिर क्या करोगे। इस वजह से मैं वन शॉट आपको डिटेल बता रहा हूँ जो है ना, तो सब क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाते हैं, इसी वजह से मैं आपको समझा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों से तो शेयर कर लें। ये बताने की जरूरत नहीं है, पर भी आपको बता रहा हूँ, आप कर दें अपने दोस्तों से, क्योंकि उनकी भी मदद हो सकेगी इस वीडियो को देख के। ये बेनिफिशियल वीडियो है हर व्यक्ति के लिए जो कॉलेज में है, बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम जिसका एग्जाम है इस सब्जेक्ट का। तो आप उसको प्लीज शेयर करें और लाइक का बटन प्लीज दबाएं, और कमेंट में कुछ भी डाउट्स हो और कुछ भी अच्छा लग रहा हो मेरी वीडियो में तो आप प्लीज मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक समझेंगे, संवैधानिक राजतंत्र, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा गया ब्रिटेन में, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपको कैसे लिखना है। ब्रिटेन में शासन प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित होती है। किस पे होती है शासन प्रणाली, किस पे, संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित होती है, ये बताए। राजा या रानी, मोनार्क जिसे कहा जाता है, राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियों प्रधानमंत्री और सांसद के पास होती है। जो राजा और रानी है वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, पर लेकिन जो है ना शक्ति, जो पावर है वो प्रधानमंत्री और सांसद के ही, एमपी पे ही होती है। और राजा रानी केवल प्रतीकात्मक, और राजा और रानी केवल प्रतीकात्मक होते हैं, और महारानी संविधान के अनुसार शासन करती है। तो ये बताया गया है संवैधानिक मोनार्ची मतलब संवैधानिक राजतंत्र में। फिर जो है हमारा ब्रिटिश संविधान की विशेषता, फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन तो आपको आंसर कैसे लिखना है, तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, लिखित नहीं होता ये बल्कि अलिखित संविधान होता है। परंपराओं, न्याय, निर्णय और कानून का संग्रह होता है। किस चीज का, परंपराओं, न्याय, निर्णय और कानून का संग्रह होता है। ये लिखित नहीं होता, अलिखित संविधान होता है। लचीलापन, जिसमें आसानी से संशोधित किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, आसानी से संशोधित किया जा सकता है। संसद, पार्लियामेंट्री संसद सर्वोच्च है।
प्रगति धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है, तो ये बता रखा है फीचर्स ऑफ ब्रिटिश के बारे में। फिर ब्रिटिश संसद सांसद के बारे में बता रखा है, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट कहा जाता है। ये द्वितनी मतलब दो है, बाई कैमलर है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स आ जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आ जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में अगर पूछे तो आपको कहना है निर्वाचित सदस्यों का सदन, और जिसमें मुख्य शक्ति इसी के पास होती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या होता है, नमित और वसुनग्ध सदस्य होते हैं, जिसमें सीमित शक्तियां होती हैं। तो आपको इन दोनों के बारे में कंपैरिजन भी आ सकता है, या इन दोनों में से एक भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको पढ़ के जाना है। कार्य क्या क्या होते हैं इसके, कानून बनाना होता है, सरकार को उत्तरादायी बनाना होता है, बजट और का निर्धारण करना होता है। फिर जो चौथा है हमारा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जिसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कहते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। जब आपसे पूछे ब्रिटिश के बारे में, जब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री है सरकार, प्रधानमंत्री सरकार, वो वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा दल नेता होता है कि, और रानी द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये रानी के द्वारा वहां पे नियुक्त करा जाता है, कौन, प्रधानमंत्री। कैबिनेट सरकार का उच्चतम नीति निर्माण किया निकाय है। ठीक है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से सांसद के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर राजनीतिक दल प्रणाली क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या होता है। ब्रिटेन में दो प्रमुख दलों की प्रणाली है। अगर आपसे पूछा जाए पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बताइए किसकी, ब्रिटेन की, तो आप लिखेंगे दो है हमारी प्रमुख, जो जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी होती है, लेबर पार्टी होती है। इसके अलावा कुछ अन्य दल भी हैं, जैसे लिबरल डेमोक्रेट्स, स्कॉटिश नेशनल पार्टीज होती हैं, जिसमें चुनावों में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। बहुमत जो सरकार होती है उसी का सरकार बनती है। ठीक है, फिर है यूनिटरी शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम जिसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है, ब्रिटेन एक एकतात्मक मतलब यूनिटरी है, जिसमें एक ही राज्य होता है, सांसद सर्वोच्च होता है, और केंद्र की संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को कुछ स्वायत्तता प्राप्त है, परंतु अंतिम अधिकार सांसद के ही पास होती है। फिर बता रखा है न्यायपालिका की स्थिति, जो 7वां पॉइंट है हमारा, न्यायपालिका की स्थिति, जुडिशरी इन द यूके। उसमें ब्रिटेन की न्यायपालिका स्वतंत्र, लेकिन सांसद की सर्वोच्चता को मान्यता दी जाती है। न्यायपालिका सांसद द्वारा पारित कानून की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 2009 में जो स्थापित हुई है वो सर्वोच्च न्याय की सांसद होती है। न्यायपालिका पुराणलोकन और जिसे जुडिशियल रिव्यू के सीमा सीमित की जाती है। तो यही है जुडिशरी इन द यूके, तो यही बता रखा है आपको। फिर निष्कर्ष जो निकलता है यूनिट थर्ड का, जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, हम पढ़ेंगे। फिर यूनिट थर्ड भी हमारा कंप्लीट होगा। तो देखो, मैं डिटेल्ड भी बता रहा हूँ और जल्दी भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपका ये है जो पेपर है बहुत ही, आप 1-2 दिन पहले देखते हैं या 2-3 दिन ऐसे करके देखते, तो आपको टाइम ना वेस्ट हो। इसी एक वीडियो से आपको सब कुछ निकल जाए आपके पेपर में, इससे कुछ बाहर जाएगा ही नहीं। आप कमेंट में खुद लिखेंगे, जब आप पेपर देके आएंगे ना, कमेंट में लिखेंगे भैया आपने जो पढ़ाया वहीं से आया सब कुछ। आप खुद लिख के आएंगे, देख लेना, आप पेपर देके आएंगे, आप बोलेंगे वही आया जो आपने पढ़ाया भैया, और आप कमेंट में लिख के जाएंगे खुद ही, आप खुश होके। तो आपको निष्कर्ष समझना है, ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें संवैधानिक राज्यतंत्र होता है, यूनिटरी राज्य होता है जिसमें एक राज्य होता है, मतलब द्विआधारी सांसद पर आधारित है, और यहाँ की प्रणाली में परंपराओं का विशेष महत्व होता है, और सांसद को सर्वोच्च माना जाता है, और प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां होती है। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट थर्ड है वो भी खत्म होता है। यूनिट फोर्थ जो है हमारा, चीन की राजनीतिक प्रणाली।
जो हमारा यूनिट 4 है चीन की राजनीतिक प्रणाली, जिसमें हम एक टॉपिक कवर करने, ये टॉपिक पढ़ने, चीन की संविधान को पढ़ेंगे हम। फिर चीनी कम्युनिटी पार्टी को, सीपीसी की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के एनपीएस एनपीसी कहा जाता है, कार्यपालिका को भी समझेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, एक दलीय प्रणाली जिसे वन पार्टी सिस्टम कहा जाएगा, और लोकतंत्र की चीनी। उससे पहले हमें समझना है चीन की संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, जिसमें अगर आपसे पूछे क्वेश्चन पेपर में चीन का संविधान बताइए तो आपको क्या लिखना है? वर्तमान संविधान 1982 मतलब 1982 में कृत हुआ है, मतलब बना है। ठीक है, यह लिखित एवं, ये लिखित होता है और एवं कठोर प्रकार का संविधान है, कठोर प्रकार का संविधान होता है। इसमें चीन को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जा गया है, एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। किसमें? चीन के संविधान में। संविधान में चीनी कम्युनिटी पार्टी सीसीपी के नेतृत्व में की गारंटी दी गई है। ठीक है, नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन वे राज्य और पार्टी के अधीन नहीं है। ठीक है, ये बताया गया संविधान में चीन के। ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी कहा जाता है, जिसको अगर आपको आंसर लिखना होगा, क्वेश्चन आता है अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में लिखना है तो आपको, चीन में केवल एक दलीय प्रणाली होती है जिसमें वन पार्टी सिस्टम होता है। सीसीपी एक ही देश की प्रमुख एवं सर्वशक्तिशाली संस्था होती है, और पार्टी का नेतृत्व की नीति मतलब कानून निर्धारण होता है, प्रशासन होता है, सेना और सभी निर्णयों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। जो केंद्रीय है वही भूमिका निभाता है, किस किस चीजों में? नीति निर्धारण करना, प्रशासन, सेना और सभी निर्णयों में कौन केंद्रीय भूमिका निभाता है। पार्टी की संरचना कैसे हुई है? नेशनल पार्टी कांग्रेस हर 5 साल में होती है, और सेंट्रल कम्युनिटी और पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कम्युनिटी, सर्वोच्च निर्णय निकाय महासचिव, पार्टी प्रमुख, वर्तमान में भी सी जिनपिंग। ठीक है, वर्तमान में सी जिनपिंग है। फिर ठीक है, फिर जो तीसरा है हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मतलब प्रेसिडेंट और प्राइमरी। ठीक है, उसमें क्या बता रखा है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यतः सांकेतिक लेकिन कभी कभी शक्तिशाली भी हैं, जैसे जिनपिंग। जो सी जिनपिंग है वो राष्ट्रपति हैं, किसके? चीन के। ठीक है, ये बता रखा है। फिर प्राइमरी मतलब इसे कहा जाता है प्रधानमंत्री का कार्यपालिका प्रमुख, कैबिनेट स्टेट ऑफ काउंसलिंग का नेतृत्व करता है। दोनों नेता पार्टी के निर्देश के अधीन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वैसे तो हर चीज पढ़नी है, पर भी इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है जितने और सब हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसे एनपीसी कहा जाता है, नेशनल पीपल कांग्रेस, पीपल्स कहा जाता है। ठीक है, ये चीन की सर्वोच्च विधायी संस्थाएं हैं। सदस्य सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। एनपीसी कानून पारित करती है, बजट पास करती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अनुमोदित करती है, लेकिन इसकी भूमिका आमतौर पर अनुमोदन करने तक सीमित होती है, स्वतंत्रता बहुत सीमित है। क्या कह रहा है ये जो चीन है कि सर्वोच्च विधायी होती है, संसद में सदस्य सीधे नहीं होते बल्कि परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। एनपीसी कानून पारित करती नहीं है, बजट पास करती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अनुमोदित करती है, और लेकिन इसकी भूमिका जो होती है आमतौर पर अनुमोदन करने तक की ही सीमित रखती है, और स्वतंत्रता बहुत सीमित होती है, लिमिटेड होती है। तो यही बता रखा है एनपीसी वाले में। फिर एग्जीक्यूटिव जो है हमारा, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका कहते हैं, उसमें आपको कार्यपालिका के नेतृत्व में स्टेट काउंसलिंग करती है। कौन करती है? स्टेट काउंसलिंग, जिसके प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसमें उप प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सरकारी एजेंसी शामिल होती है। किसमें? कार्यपालिका में कौन होते हैं? उप प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सरकारी एजेंसी शामिल होती है। फिर प्रशासनिक निर्णय पूरी तरह से पार्टी की नीतियों के अनुरूप होते हैं, ये बता रखा है कार्यपालिका में, किसकी? चीन के। ठीक है, फिर उसके बाद जो है न्यायपालिका, जुडिशरी बता रखा है किसकी? चीन के। अगर पूछे तो आपको ये बता, देखो कंपैरिजन में आएगा चीन का, बताइए जुडिशरी और अमेरिका के जुडिशरी में क्या अंतर है, क्या कंपेयर में, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं तो सारा ही बता रहा हूँ, तो आपको
आराम से समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन भी समझेंगे, तो क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। संविधान के अनुसार स्वतंत्रता और लेकिन वास्तव में पार्टी के नियंत्रण में है। क्या है संविधान? जो है संविधान के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता और जो है वास्तव में पार्टी के नियंत्रण में होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्याय की संस्था सुप्रीम पीपल्स कोर्ट होती है और न्यायपालिका का उपयोग कभी कभी राजनीतिक नियंत्रण हेतु किया भी जाता है। और न्यायपालिका न्याय की और पूर्वावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू की कोई व्याख्या व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार तो स्वतंत्रता है, पर लेकिन में वास्तव में पार्टी में नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण में है। ठीक है, सर्वोच्च न्याय की संस्था जिसमें सुप्रीम पीपल्स कोर्ट आता है, न्यायपालिका का उपयोग कभी कभी राजनीतिक नियंत्रण हेतु भी किया जाता है। और जो न्याय जुडिशली रिव्यू है उसकी भी व्याख्या व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये बता रखा है हमारा जुडिशरी में। उसी के साथ जो बता रखा है, फिर राजनीतिक प्रणाली की विशेषताएं बताइए कि फीचर्स ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें एक दलीय शासन प्रणाली होती है, मतलब एक सिर्फ एक होता है। ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा आधारित शासन की जाती है, उसमें पार्टी की सर्वोच्चता भी रखी जाती है, सीमित नागरिक स्वतंत्रता रहती है, सीमित में रहती है, लिमिटेड रहती है, केंद्रित कृत प्रशासन भी होता है, विकास के साथ सत्तावादी नियंत्रण भी किया जाता है। किसमें? राजनीतिक प्रणाली की विशेषताएं में। निष्कर्ष जो निकलता है इस चौथे यूनिट का, हमारा ये चौथा यूनिट का निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने जो ये यूनिट पढ़ा है उसका क्या निष्कर्ष है? चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक दलीय है। ये तो मैं कब से बोल रहा हूं, एक दलीय है, सिर्फ एक दलीय केंद्रीकृत एवं सत्तावादी प्रणाली है, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ये कब से आप पढ़ रहे हैं? सरकार और सांसद पार्टी के अधीन कार्य करती है। यद्यपि चीन आर्थिक रूप से प्रगतिशील, लेकिन वहां राजनीतिक बहुलवाद, नागरिक स्वतंत्रताओं की सीमा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यूनिट 4 का आपने निष्कर्ष भी समझ लिया। इसी के साथ अब यूनिट 5 को समझेंगे, जो हमारा लास्ट यूनिट है। उसको समझ के फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ उड़ेंगे, जो आपका बेस्ट 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 आपको समझ आ जाएगा। तुलनात्मक विश्लेषण, जिसे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो इसी के साथ जो हमें पहला टॉपिक समझना है, भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ये लिखित और विस्तृत संविधान है। भारत को एक सप्रूम समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जो अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। कौन? भारत का संविधान। और ये लिखित होता है, विस्तृत संविधान है। भारत का एक प्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। कौन करता है? भारत का संविधान। इसमें संघीय ढांचा होता है, सांसदीय प्रणाली होती है, मौलिक अधिकार, निर्देश सिद्धांत एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता में शामिल होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीला को और कठोर दोनों है। ठीक है, तो ये बता रखा है। फिर जो बता रखा है सांसदीय प्रणाली, क्या बता रखा है? सांसदीय प्रणाली, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है, जिसमें भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित सांसदीय लोकतंत्र है। फिर दूसरा बता रखा है कार्यपालिका सांसद को जवाबदेह होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो क्या कह रहा है? भारत जो है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित सांसदीय लोकतंत्र होता है। कार्यपालिका सांसद को जवाबदेही होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, और जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये सब बता रखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको। ठीक है, इसके बाद जो बता रखा है संघीय शासन प्रणाली, जिसमें फेडरल सिस्टम समझेंगे। भारत
एक संघात्मक राज्य है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार कार्य करती है। ठीक है, भारत जो है संघात्मक राज्य होता है और उसमें केंद्र और राज्य की सरकार काम करती है। संविधान में शक्तियों का विभाजन भी कर रखा है, जैसे 3 सूचियों में, जैसे संघ, राज्य और समावर्ती में किया गया है। फिर भारत को संघ की एकता में विविधता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में केंद्र को विशेष शक्तियों का प्राप्त हो जाती है, तो ये बता रखा है आपको। फिर उसके बाद जो है भारत में राजनीतिक दल प्रणाली, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, अगर पूछता है आपसे तो बताना है आपको। भारत में बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम है। प्रमुख राष्ट्रीय दल जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों को जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो जानते ही होंगे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जिसमें नरेंद्र मोदी है, बीजेपी सरकार आपको पता ही होगी, और कांग्रेस सरकार भी आपको पता होगी किसमें, इंडिया में। अनेक क्षेत्रीय दल भी हैं, जैसे कि टीएमसी है, डीएमके भी है, बीजेडी भी है, आप भी है आदि। आप में आम आदमी पार्टी जिसे कहा जाता है, जिसमें केजरीवाल है, जो अब दिल्ली के सरकार में ना रहे हैं। ठीक है, अभी उनकी सरकार नहीं है, अब बीजेपी की सरकार है दिल्ली में। गठबंधन सरकारों का दौर भी है 1990 के बाद से बढ़ा जा रहा है, जैसे कि यूपीए और एनडीए में ही बीजेपी सब और भी आती हैं, और यूपीए में भी बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो है गठबंधन करके। फिर भारत का निर्वाचन तंत्र, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें भारत में प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली है। सांसद और राज्य विधानसभाओं के लिए लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, जैसे कि पहले पिछले, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का उपयोग होता है। और निर्वाचन आयोग का भी देखो, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्रता और संवैधानिक निकाय है। वोट देने की आयु में 18 वर्ष की से अधिक होनी चाहिए, या 18 वर्ष का भी होएगा तो आप वोट दे सकते हैं। डी ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग किया जाता है। ये बता रखा है इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ इंडिया। जब हम इलेक्शन में जब मत देने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, तो हमें क्या क्या चीज करनी होती है। फिर न्यायपालिका बता रखा है, स्वतंत्रता में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो वो बता रखा है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालयिक संस्था है। ठीक है, ये सावधानी की व्याख्या करता है और कानून की वैधता की जांच करता है, जैसे जुडिशरी रिव्यू करता है। न्यायपालिका स्वतंत्रता भी है, और लेकिन न्याय की सक्रियता, जो हमारे जुडिशरी एक्टिविजन है, एवं न्याय की अतिक्रमण, जिसे ओवर रीच कहते हैं, पर बहस होती रहती है। हमें पील मतलब PIL, जनहित याचिक एक बड़ा औजार बनी होती है। फिर जो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बता रखे। लोकतांत्रिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, बहुलवाद, जिसमें विकेंद्रीयकरण, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, पंचायत और नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमें समझना है निष्कर्ष, जो हमारे 5वें यूनिट का निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष जो है कंक्लूजन है, अब लास्ट यूनिट है हमारा। इसके बाद हम PYQ करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यूनिट वाइज वो भी। तो हमारे जो इसका भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जो लोकप्रिय प्रतिनिधित्व है, संघवाद है, विधिक शासन है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आधारित है। हालांकि भारत में विविधताएं, सामाजिक चुनौतियां और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे भी हैं, और फिर भी यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभर रहा है। तो इसी के साथ यूनिट 5 भी खत्म होता है। अब जो स्टार्ट होता है हमारा यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ हम आंसर भी करेंगे, वो भी छोटे मोटे आंसर नहीं, बड़े बड़े करके। किसके? पॉलिटिकल, जो हमारा कंपैरेटिव है पॉलिटिकल सिस्टम, उसके हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, जो एग्जाम में हर बार आए, हर सालों में जो एग्जाम हुए हैं इस सब्जेक्ट का, जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है, उनको हम जो लाए हैं ना, ये जो क्वेश्चन लाए हैं, ये हर बार आए हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली से।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आपको ये पढ़ के ही जाना है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो समझ लिया आपके नंबर छूट जाएंगे, सच में बोल रहा हूँ। इसी में से आना है, जो भी आना है आप खुद लिखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट से करेंगे, देखो हर यूनिट वाइज करेंगे, वो भी यूनिट यूनिट वाइज करेंगे, ये नहीं जो गुच्चड़ मुच्चड़ करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे। यूनिट वाइज मतलब यूनिट फर्स्ट जो तुलनात्मक राजनीतिक परिचय है, उसमें से हम पहला जो पढ़ेंगे क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो आपको क्या लिखना है ये समझिए। आप उत्तर लिखेंगे, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? राजनीतिक प्रणालियों की और संस्थाओं की और प्रक्रियाओं की तुलना, कंपेयर की जाती है, ठीक है, विभिन्न देशों की। इसके उद्देश्य ये समझाना होता है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था कैसे कार्य कर रही हैं और उनकी समानताएं और विविधताएं की क्या है, ये भी बताया जाता है। किन कारकों से वह प्रभावित होती हैं। तुलनात्मक राजनीति में वह शासन व्यवस्था भी जानी जाती है, राजनीतिक दल के बारे में जाना जाता है, चुनाव प्रणाली के बारे में, राजनीतिक संस्कृति व नीतिगत प्रक्रिया आदि की अध्ययन की जाती है, पढ़ा जाता है। यह व्यवहारवाद और प्रणाली सिद्धांत जैसे दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इसमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि लोकतंत्र और अधिनायकवाद या अन्य शासन प्रणाली कैसे कार्य करती है। तो यही है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमें वो समझना है। दूसरा क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, उसको हमें कैसे लिखना है वो समझिए। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कई दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जैसे कि क्या क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण, संस्थागत अध्ययन, सावधानिक संरचना और विधायकी आदि पर ध्यान देता है। फिर जो है हमारा दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसमें राजनीतिक व्यवहार जनमत, अभिवृद्धि व भागीदारी पर आधारित होता है। फिर प्रणाली विश्लेषण दृष्टिकोण क्या कहता है, सिस्टम एनालिसिस, डेविड ईस्टन मैंने बताया था ना, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित इनपुट आउटपुट प्रक्रिया पर केंद्रित किया गया है। फिर जो है संरचनात्मक और कार्य क्षमता दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच में क्या बताया, गोब्रियल अल्मर्ट द्वारा दिया गया है। संस्थाओं और उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जब इनकी दृष्टिकोण से तुलनात्मक राजनीतिक में गहराई और वैज्ञानिक में आते हैं। तो यही बता रखा है हमारा तुलनात्मक राजनीतिक के प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक का महत्व क्या है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों को मिस कर दिया तो आप बहुत लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से आना है आपका। मैंने यूनिट तो समझा ही दिया, पर ये जो है ना क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में आए थे आपको, पिछले 5 सालों के 10 सालों के एग्जाम से जो हर में आए हैं ना, उन्हीं को मैंने आपको दिया है, जो हर बार ही आ रहे हैं। तो ये आपको पक्का करके जाना है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपकी जो आपकी वीडियोस है ना, वो इस चैनल पे मिलती रहेंगी आपको, वो भी बहुत अच्छे से एकदम। और आपकी जो डिमांड रहेगी वही मैं आपके लिए बना दूंगा वीडियो। आप बस कमेंट में लिख के जाना और सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरे मोटिवेशन और बढ़ेगी, मैं और वीडियोस लाऊंगा आप सभी के लिए। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक का महत्व क्या है, इसे पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की गहन समझ प्रदान करती है। क्या करती है? गहन समझ, किस चीज की? राजनीतिक प्रणालियों, विभिन्न देशों की राजनीतिक की। यह लोकतंत्र, अधिनायकवाद और संघवाद, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक संस्कृति आदि के तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा नीति की प्रभावशीलता मापने में सहायक है। इससे यह पता चलता है कि किन कारणों से कुछ राजनीतिक संस्थाएं सफल होती हैं जबकि अन्य विफल। यह नीति निर्माताओं को बेहतर विकल्प चुनने और प्रणाली में सुधार लाने में मदद करता है। इसके अलावा यह राजनीतिक सिद्धांतों की व्यवहारवादी और भी जांचने का अवसर देता है। इसलिए यह एक बहुपक्षीय और व्यवहारिक अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है, तो आपने तीसरा क्वेश्चन भी समझ लिया। तो इन यूनिट में मैं 3 क्वेश्चन लाया हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट सेकंड पे चलते हैं। यूनिट सेकंड क्या है हमारा?
अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली, जिसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो हमें कैसे लिखना है ये समझिए आप, कैसे लिखना है। उत्तर है हमारा, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली की मुख्य विशेषता है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो प्रत्येक रूप से निर्वाचित होता है। कार्यपालिका और विधायिकी में स्पष्ट पृथक्करण होता है। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है, और वह मंत्रिमंडल का गठन करता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता और ना ही उसे हटाने में संसद की भूमिका होती है जब तक महाभियोग सिद्धांत ना हो। राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है और विदेश नीति, रक्षा, कार्यपालिका, आदेश आदि पर नियंत्रण रखता है। इस प्रणाली में सत्ता का केंद्रीकरण अधिक होता है, ठीक है। तो जो हमने दूसरे यूनिट का पहला क्वेश्चन समझ लिया है, अब दूसरे यूनिट का दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। अमेरिका की विधायिकी की संरचना को समझाइए। तो इसको आपको अगर समझाना होगा क्वेश्चन को, तो आप कैसे समझाएंगे। अमेरिका की विधायिकी को कांग्रेस कहा जाता है, जो मतलब दो होते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ और सीनेट, ठीक है। ऊपरी सदन प्रत्येक राज्य में से 2 सदस्य, कुल 100 होते हैं, और निम्न सदन जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होते हैं। दोनों सदनों को कानून निर्माण की शक्तियों प्राप्त होते हैं। बजट विधायक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से शुरू होता है, और लेकिन सीनेट की मजबूरी आवश्यक होती है। सीनेट में राष्ट्रपति की नियुक्तियां की पृष्ठ हो और महाभियोग की सुनवाई होती है। इस प्रणाली में शक्तियों का संतुलन स्थापित किया जाता है। तो यही बता रखा है। फिर प्रश्न तीसरा है यूनिट सेकंड का, अमेरिका की न्यायपालिका की विशेषताएं क्या हैं। तो अमेरिका की न्यायपालिका स्वतंत्रता और शक्तिशाली क्या है। तो ये बता रहे कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है। फिर न्यायपालिका को न्याय की मतलब जुडिशरी रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। वह सांसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, इसकी मर्जी है। न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और आजीवन पद पर बने रहते हैं, ठीक है। यह नागरिक अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या में अहम भूमिका निभाती है। इस प्रणाली में न्यायपालिका को शासन के अन्य अंगों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त करें। देखो मैं इतनी आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो आप प्लीज सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। देखो सब्सक्राइब करेंगे तो और आप सभी के लिए वीडियो आएंगी आपसे ही रिलेटेड, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियोस देख लेते हैं, उनकी बेनिफिट भी हो जाते हैं, आपके पेपर में भी क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसी से सारा पेपर इधर ही से आ जाता है। फिर भी आप ये नहीं होता जो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें। सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपका क्या जाएगा, एक सब्सक्राइब के बटन से मेरी मोटिवेशन लेवल बढ़ सकती है और मैं आप सभी के लिए वीडियोस और बना सकूंगा, ठीक है। आप सब प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों से प्लीज शेयर करें। तो यूनिट थर्ड को आप समझेंगे। यूनिट थर्ड क्या है हमारा, यूनिट थर्ड जो है ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली। इसमें पहला प्रश्न पढ़ेंगे, ब्रिटेन की संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इस वाले यूनिट से। ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है जहां राजा या रानी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, परंतु वास्तविक शक्तियों का सांसद और प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। राजा रानी केवल प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं और संवैधानिक परंपराओं के अनुसार कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वह सांसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह प्रणाली लोकतांत्रिक परंपराओं और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ स्थैतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जबकि निर्वाचित सरकार शासन करती है। तो देखो मैं थोड़ा फास्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला मतलब आने वाला होता है और आप पे टाइम नहीं रहता, इस वजह से आपको समझना जल्दी होता है, ठीक है। टाइम कम है आप पे, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी फास्ट कर। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप इसमें स्पीड का ऑप्शन होता है, आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं। प्रश्न 2 है जो हमारा, ब्रिटिश संसद की संरचना और शक्तियां क्या हैं। तो ब्रिटिश संसद द्विसदनीय है, मतलब 2 होती हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स निर्वाचित सदन और जहां
प्रधानमंत्री चुना जाता है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें आसंखी रूप से नियुक्त और वंशानुगत सदस्य चुना जाता है। कॉमन्स के पास अधिक शक्तियां होती हैं और कानून निर्माण, बजट स्वीकृति और तथा उसके साथ सरकार को उत्तरदायी बनाने का कार्य करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल सलाहकारी भूमिका निभाता है और विधायकों को अधिकतम तक वर्ष तक रोक सकता है। इस व्यवस्था में से सांसद सर्वोच्चता होता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। इसके साथ ही हमें समझना प्रश्न तीसरा जो है हमारा, प्रश्न तीसरा जो ब्रिटेन की पार्टी प्रणाली की विशेषता बताइए, जिसमें हमें ब्रिटेन की द्वितीय प्रणाली प्रमुख बता रखे, जिसमें मुख्यात्मक दो दल हैं, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, दोनों के बारे में बता रखा है। इनके अलावा कुछ छोटे छोटे दल जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक्स है, जैसे एनपी है, एसएनपी आदि भी है। द्विदलीय प्रणाली सरकार निर्माण और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। चुनाव प्रणाली पहले पिछले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट आधारित है, जिससे बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है और विपक्ष की भूमिका भी मजबूत करता है। तो आपने ये वाला यूनिट भी समझ लिया। यूनिट जो फोर्थ है उसका क्वेश्चन समझेंगे। चीन की राजनीतिक प्रणाली, प्रश्न फर्स्ट जो है, चीन की एक दलीय प्रणाली की विशेषता क्या है? तो आपको उत्तर बताना है। चीन में केवल एक दल है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी होती है, सीसीपी होते, शासन करती है। यह प्रणाली केंद्र स्थिकृति और सत्तावादी है। सीसीपी सभी सरकारी निर्णयों और नीतियों और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखती है। अन्य राजनीतिक दल होते हैं पर वह केवल सीसीपी के साथ सहयोगी भूमि निभाते हैं। वास्तविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और चुनावी बहुलवाद नहीं होता। और इसके साथ क्या क्या होता है, इस प्रणाली में निर्णय और नीति का कार्य संभव होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित रहती है, लिमिटेड रहती है, ये कहा गया। चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की भूमिका क्या क्या है ये बताइए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी, जिसे चीन की सर्वोच्च विधायी संसद बताया गया, संस्था बताई गई है। यह नाम मात्र एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसके अधिकांश सदस्य सीसीपी द्वारा चयनित होते हैं। एनपीसी कानून पारित करती है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अनुमोदित करती है तथा बजट स्वीकृति करती है। हालांकि वास्तविक निर्णय पहले से सीसीपी द्वारा तय होते हैं, इसलिए एनपीसी के भूमिका अधिकतर औपचारिक होती है और यह संस्था पार्टी की नीतियों के वैधता प्रदान करती है। तो इसी के साथ अब प्रश्न तीसरा समझेंगे। प्रश्न तीसरा, चीन में न्यायपालिका की स्थिति कैसी है? चीन में न्यायपालिका संविधानत स्वतंत्रता कही जाती है, लेकिन वास्तविक में सीसीपी के नियंत्रण में रहती है। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालयिक संस्था है। न्यायालय की निर्णय पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो सकते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन की कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं है। अक्सर न्यायपालिका का उपयोग सरकार के विरोधी को दंडित करने में होता है। व्यवस्था अस्तित्व के लिए कड़ी है, लेकिन स्वतंत्रता सीमित है, लिमिटेड है। तो ये बता रहा है। इसी के साथ अब ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 का भी हम लास्ट जो है, यूनिट 5 ही है हमारा लास्ट। अब यूनिट को कवर करेंगे, फिर इसके साथ हमारा एंड करेंगे हमारी वीडियो को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत की संविधान एक लिखित, विस्तृत और सर्वोच्च कानून है। यह भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसमें मौलिक आधारिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और स्वतंत्रता, न्यायपालिका, संघीय संरचना और संसदीय प्रणाली सम्मिलित है। संविधान नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य और दोनों प्राप्त प्रदान करता है। यह सामाजिक न्याय और समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है, जिससे समय के अनुसार परिवर्तन संभव है। ठीक है, इसी के साथ अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमें पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की सांसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर सांसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं और बहुमत के आधार पर चुना जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के
प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और विधायिकी और कार्यपालिका में सहयोग और उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करते हैं। ये प्रणाली जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। तो इसी के साथ अब तीसरा जो क्वेश्चन है हमें वो समझना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत की न्यायपालिका की भूमिका क्या है। न्यायपालिका की भूमिका क्या है, तो हमें भारत की न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और विधायिका वह कार्यपालिका वह नियंत्रण कर रखती है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्याय की संस्था होती है और उसमें न्याय की पूर्ण अवलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वह किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है और जनहित याचिका अपील मतलब PIL के माध्यम से न्यायपालिका सामाजिक मुद्दों पर भी हस्तक्षेप करती है। यह नागरिकों के मौलिकों की अधिकारों को रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संविधान की संरचना होती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने लास्ट क्वेश्चन को भी एंड कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा जो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम खत्म होता है। और तो कैसी लगी वीडियो आप सभी को तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर। और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।